नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आज की पहली बड़ी खबर संसद के मॉनसून सत्र को लेकर है, जहां विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सदन में वायनाड का मुद्दा उठाया। दूसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट की बैठक को लेकर है, जहां सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। तीसरी बड़ी खबर सीजीपीएससी घोटाले में जारी एक्शन को लेकर है और चौथी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से ही है, जहां बांग्लादेश के मुद्दे पर कांग्रेस नेता सज्जन सिंह ने विवादित बयान दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। सत्र की कार्रवाई जारी है। आज सत्र का 13वां दिन है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वायनाड त्रासदी का मुद्दा उठाया है। राहुल ने कहा कि वे अपनी बहन प्रियंका के साथ वायनाड गए थे। मैंने अपनी बहन और अपनी आंखों से वहां की दर्द और बर्बादी को देखा है। 2 किलोमीटर के इलाके में पूरी बर्बादी हुई है। 400 से ज्यादा लोग मर गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना ने राहत कार्य किए। अलग अलग विचारधारा और कम्युनिटी के लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आए। यह बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि वायनाड के लोगों के लिए पुनर्वास के लिए पैकेज दे और इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करें। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार आज मौजूदा वक्फ बोर्ड में करीब 40 संशोधन के लिए बिल भी ला सकती है। अभी वक्फ के पास किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित करने की शक्ति है। नए बिल में इस पर रोक लगाई जा सकती है। And Speaker sir, thank you for permitting me to raise this issue of the tragedy in Wayanad. I visited Wayanad with my sister some days back, and I saw with my own eyes the devastation, the pain and suffering that resulted from this tragedy. Almost 2 kilometers of the hill had just collapsed, and almost a river of stones, river of mud had come down, and more than 400 people, more than 200 are dead and vast number are missing, but the eventual casualty is going to be 400 plus is what it seems. I'd like to commend the work of the union and state government, of NDRF and SDRF, of the Army, Navy and Coast Guard, District Administration, Forest Department, Fire and Rescue, health personnel, and assistance also from the states Karnataka and Tamil Nadu. Telangana. It was also nice to see that all communities came together. Everybody came together to help the people. People from different ideologies, different communities, everybody came together and helped. This is, I think, a huge tragedy, sir. And it's a very concentrated tragedy located in one very specific area. So I would urge the union government to support a comprehensive rehabilitation package for Wayanad, including for building disaster resilient infrastructure and to help the affected communities. I would also like to urge the union government to enhance the compensation that people are getting. And finally, I would also like to urge the government to declare the Wayanad landslides as a national disaster. खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मनीष अग्रवाल जी, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़े हुए हैं। मनीष जी, जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष ने सदन में वायनाड का मुद्दा उठाया है और पुनर्वास के लिए पैकेज मांगा है, पुनर्वास के लिए तो पहले भी बातचीत की गई थी, पुनर्वास के लिए पैकेज पहले चर्चा भी की गई, लेकिन उस समय जब पुनर्वास नहीं हो पाया, तो अब क्या भरोसा है कि अब जब पुनर्वास पैकेज मिल जाता है अगर सरकार की ओर से, तो अब फिर से पुनर्वास हो सकेगा? मनीष जी। देखिए, राहुल गांधी जी ने आज ये मुद्दा उठाया, अच्छी बात है, वो वहां के सांसद हैं, अभी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वहां पे कोई और इलेक्शन नहीं हुआ है।
हाँ, वो सीट उन्होंने छोड़ दी है रायबरेली के कंपैरिजन में। उन्होंने मुद्दा उठाया वहां की जनता का। केंद्र सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। किसी भी प्रकार की सहायता जो देश के नागरिकों को चाहिए वो केंद्र सरकार को पहुंचाने का दायित्व है। और राहुल गांधी जी ने साथ में ये तारीफ भी करी कि एनडीआरएफ वगैरह ने वहां पे सराहनीय काम करा है। तो इस चीज के लिए यही एक सांसद का कर्तव्य होता है। लेकिन मैं इसके संग एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी ने वायनाड के लोगों का मुद्दा तो उठाया, लेकिन अयोध्या में जैसी कोई घटना हुई है एक बालिका के साथ, उसपे भी अगर वो 2 शब्द बोल देते, कांग्रेस के लोग उस चीज को भी उठाते। जैसे आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया में कुछ बयान चल रहे हैं शीर्ष नेताओं के बांग्लादेश वाले इशू पे, उन चीजों पे भी कांग्रेस को रोकथाम करनी चाहिए। जो चीजें देश हित में है वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सबके लिए प्राथमिकता पे होनी चाहिए। बिल्कुल मनीष जी, जिस प्रकार से वायनाड के लिए पुनर्वास के लिए बात की जा रही है, इसी के साथ ही स्पेशल पैकेज और अन्य सहायता और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात की जा रही है। सरकार ने कहा जाता है कि जब यूपीए की सरकार थी तब कांग्रेस की ही सरकार में और कांग्रेस के ही नेताओं ने वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की, इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की बात कही गई। लेकिन तत्कालीन राज्य सरकार को देखा जाए और तत्कालीन केंद्र सरकार को देखा जाए, दोनों में मतभेद हैं या अन्य किन्हीं भेदों के चक्कर में पुनर्वास नहीं हो सका और कई परिवारों को पहले पुनर्वास किया जाना था जिनका अब नहीं हो सका है, जिन्हें अब माना कि जो त्रासदी आई है वह 10 साल बाद आई है, लेकिन अगर यह त्रासदी से पहले ही पुनर्वास हो जाता तो इतने लोगों की जान ना जाती। क्या अब जो पुनर्वास होगा वह सही ढंग से हो पाएगा या नहीं? तो अगर वहां की जनता को कोई समस्या है तो केंद्र सरकार को उनकी बात जरूर सुननी चाहिए और केंद्र सरकार उनकी बात जरूर सुनेगी। जो पैकेज रिक्वायर्ड है वो उन्हें जरूर दिया जाएगा। लेकिन जैसे राहुल गांधी जी जिस चीज की डिमांड कर रहे हैं, ये डिमांड केरला की सरकार की तरफ से भी केंद्र सरकार पे आनी चाहिए, क्योंकि सरकार जो है वो राइट अथॉरिटी है ये चीजें बताने के लिए कि हमें क्या चाहिए, कैसे हम पुनर्वास करेंगे, कैसे आगे हमें और ऐसी सहायताएं क्या चाहिए, क्या ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए कि इस तरीके की चीजें फिर से रिपीट ना हो। सांसद के नेतृत्व में उनका जो दायित्व था वो सवाल को उन्होंने लोकसभा में उठा दिया, लेकिन इसका डिटेल्ड प्रेजेंटेशन जो है केरला की सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को आना चाहिए विचार करने के लिए। मनीष जी, जिस प्रकार से मुद्दा उठा वायनाड का, राज्यसभा में जिस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसको लेकर पहले ही बताया था कि 7-8 दिन पहले से वार्निंग्स दी जा रही थी, केंद्र सरकार लगातार वार्निंग दे रही थी, रोज अपडेट किया जा रहा था, लेकिन कोई प्रतिबंधात्मक कदम वहां की केरल सरकार की ओर से नहीं उठाया गया और जिसके परिणाम स्वरूप हमें यह हालत देखने को मिली है। इस पर राहुल गांधी की चुप्पी साधना और राहुल गांधी का इस पर ना बोलना, विपक्ष के किसी नेता का भी इस मामले में ना बोलना, इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, ये तो बिल्कुल गलत है। अगर केंद्र सरकार ने कोई चेतावनी दी तो राज्य सरकार को उसका जरूर संज्ञान लेना चाहिए था, और जिन लोगों ने इसका संज्ञान नहीं लिया है उनके ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की दोनों की तरफ से कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो लोग हताहत हुए हैं उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन जब उनके परिजनों को ये पता चल रहा है कि इसकी पूर्व सूचना थी और ये चीज ऐसा होने से रोकी जा सकती थी, तो उनका दुख और बढ़ जाता है। तो इन चीजों का जरूर जिनकी जिम्मेदारी है तय करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे आगे चीजें ना हो। और मैं एक और गुजारिश करूंगा कि राहुल गांधी जैसे नेताओं को आगे बढ़ के इन चीफ मिनिस्टर्स को ये कन्विंस करना चाहिए कि नीति आयोग जैसी बैठक में जब ये लोग नहीं आते, जहां देश की नीतियों का निर्धारण होता है, तो फिर इन्हें जो पैकेज की डिमांड है या और डिमांड है वो 1-to-1 एक्स्ट्रा बुला के कैसे पूरी करी जाए। जब वहां और राज्य आ रहे हैं तो विपक्ष के राज्यों को भी आना चाहिए और अपनी बातों को वहां अच्छे ढंग से उठा के अपनी डिमांड को रखना चाहिए, जिससे कि उनकी जनता को भी ये विश्वास हो कि हमारी बात केंद्र तक पहुंचाई जा रही है और केंद्र के पास भी समुचित जानकारी हो कि कैसे इन योजनाओं को क्रियान्वित करना है। बिल्कुल, समन्वय बैठाना जरूरी है और आपस में बातचीत करना जरूरी है, नहीं तो आगे चलकर कैसे नीति निर्माण कैसे हो पाएगा और प्रदेशों भी आगे कैसे बढ़ पाएंगे। बहुत धन्यवाद मनीष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। मोहन कैबिनेट में आज अहम फैसले लिए गए हैं।
नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि अलग अलग विभागों की कार्य आवंटन व्यवस्था में बदलाव मंजूरी दी गई है। तकनीकी का अधिकतम उपयोग कर पारदर्शी सरकार चलाने के लिए यह बदलाव किया गया है। सीएम यादव ने कहा कि बैठक में कहा गया है कि लोकतंत्र सेनानियों का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। अंतिम संस्कार के लिए सरकार की ओर से 10,000 रुपए परिजनों को दिए जाएंगे। मोहन कैबिनेट ने ई कैबिनेट को मंजूरी देते हुए वित्त विभाग में पीएमयू के गठन को स्वीकृति प्रदान की है। सरकार ने तय किया है कि ई कैबिनेट व्यवस्था लागू होगी। इससे अंतर्गत पेपरलेस व्यवस्था होगी। उन्होंने कहा कि ग्रीन स्टेट की ओर से एमपी बढ़ रहा है। कागज का कम से कम उपयोग किया जाएगा। ई कैबिनेट के लिए ई गवर्नेंस भी लागू की जाएगी। आज की कैबिनेट की मीटिंग डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में संपन्न हुई है। आज के कैबिनेट को तिरंगा यात्रा को समर्पित करके आज बैठक प्रारंभ हुई और जैसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा ये कार्यक्रम दिया है, इसको मध्य प्रदेश में बहुत धूमधाम से मनाया जाए। आज कैबिनेट में इसकी चर्चा हुई है और तिरंगा यात्रा भी साथ में निकलेगी। 9 अगस्त से 13 अगस्त तक हर पंचायत तक तिरंगा यात्रा निकले और हर घर में तिरंगा झंडा लगे। झंडे की व्यवस्था के लिए हमारे सारे जनप्रतिनिधि प्रयास करेंगे और सरकार भी इसके लिए प्रयत्नशील रहेगी। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे संवाददाता सत्यम शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यम, तिरंगा यात्रा को मद्देनजर रखते हुए कैबिनेट बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। किन फैसलों की बारे में कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया और किन फैसलों से आने वाले समय में हमें बदलाव देखा जा सकता है, जैसा कि ई कैबिनेट जैसे कई फैसले लिए गए हैं? सत्यम। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर आज कैबिनेट बैठक में 3-4 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिसमें से तिरंगा यात्रा 15 अगस्त के दिन तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। उसके लिए बैठक में बातें हुई, चर्चा हुई है, जिसमें यह निश्चय हुआ है कि जो पंचायत स्तर तक है वहां भी तिरंगा फहराया जाएगा। इसके साथ साथ ही जो तिरंगा देने का कार्य है वो कार्यकर्ता करेंगे और इसके साथ साथ ही प्रशासन भी इसमें हेल्प करेगा। यानी हर घर तिरंगा लोगों को दिया जाएगा और तिरंगा झंडा फहराने की बात की। 13 से 13 अगस्त तक है वो पंचायत लेवल पर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और हर घर तिरंगा, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिछले वर्ष में हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी की मंशा के अनुसार इस बार भी तिरंगा यात्रा और तिरंगा हर घर तिरंगा फहराया जाएगा। इसके साथ ही तिरंगा की फैक्ट्री दी जाएगी। वहीं पर कैबिनेट बैठक में अन्य बातों को मंजूरी दी गई। ई गवर्नमेंट और ई गवर्नेंस को मंजूरी दी गई, जिसमें पेपरलेस कार्य होंगे। इसके लिए तमाम पारदर्शी बातें करने की बात कही गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो सरकार है वो पारदर्शी तरीके से चले, ये सुनिश्चित होना चाहिए। उन्होंने राजीव गांधी के समय का भी एक उदाहरण दिया कि राजीव गांधी वहां से 1 रुपया बेचते थे और यहाँ पर करीब 25 पैसे या अन्य पैसे कम होकर पड़ते थे। ऐसे में आज के समय में देखिए जिस तरह से डॉक्टर सीएम मोहन यादव एक सिंगल क्लिक से भेजते हैं पैसा और सीधे डिजिटाइजेशन के टाइम पे सीधे खातों में पहुंच जाता है। तो ये सब बातें की गई। इसके साथ साथ ही लाडली बहना योजना के अंतर्गत 1250 रुपए तो दिए जाएंगे, 250 रुपए अन्य जो रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में राशि वो दी जाएगी। श्योपुर से कल सीएम मोहन यादव सिंगल सीट के माध्यम से 10 तारीख को ये पैसे आंतरित करेंगे। वही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग की जो छात्रावास है उनको अपग्रेड करने की बात कही गई है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो नामांकन सीमांकन के लिए किसान परेशान होते थे और बंटवारे के लिए परेशान होते थे, उसमें 1 महीने का समय और बढ़ाया गया है। यानी कि जो पहले व्यवस्था की गई थी जिसमें से शॉर्ट टाइम में काम पूरा हो सके, उसमें अभी तक 75 दिन लग रहे थे, लेकिन अब उस सीमांकन, नामांकन और बंटवारे के लिए मात्र 25 दिन मिलेंगे। आपको पोर्टल पे सब अपडेट करते हुए दिखाई दिया जाएगा। इसके साथ ही देखिए शिक्षा विभाग में जो 2 व्यवस्थाएं होती हैं, MIS और EPAU, उसको दोनों व्यवस्था को कंबाइन करके एक कर दिया गया है, जिससे ये होगा कि जो लोन प्रक्रिया भी सरकार लेती है उसके लिए अधिकारी तैनात होंगे। इसके लिए तमाम तरह के पद भी आंतरित किए गए, पद भी बनाए जा रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में विशेषज्ञों का भी
पद बनाया जाता है, इसके लिए कमेटी भी बनाई गई, तमाम तरह की बातें रहेंगी और कितना लोन, कैसे लोन, कब लोन लेना है और किस तरह से लोन लेने परेशानी नहीं है, इन सब बातों को लेकर भी वित्त विभाग को भी तमाम तरह के कमेटी बनाकर आदेशित किया गया है। वहां पे देखिए कई और अधिक निर्णय इसमें किए गए। तिरंगा यात्रा से हो, चाहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए हो, इसके साथ ही जो कैबिनेट बैठक में जो अन्य निर्णय लिए गए गवर्नेंस को लेकर के और किसानों के मुद्दे जो पड़े रहते हैं, नामांकन, सीमांकन और बंटवारी को लेकर जो कई दिनों तक पड़े रहते हैं, उनको लेकर पहले भी अब समय बढ़ाया गया था और 1 महीने का समय किसानों के लिए और बढ़ा दिया गया कि जल्दी से इन बातों का निपटारा होगा। तो कुल मिलाकर के सीएम कैबिनेट बैठक में आज महत्वपूर्ण कई निर्णय लिए गए हैं। बिल्कुल सत्यम, जिस प्रकार से ई गवर्नेंस और ई गवर्नमेंट का फैसला लिया गया है, जिसको लेकर ई गवर्नेंस और ई गवर्नेंस से किन विषयों को साधने का प्रयास सरकार कर रही है, दूसरी ओर ई गवर्नमेंट और ई गवर्नेंस में साइबर अटैक जैसे मुद्दे अगर सरकार को देखने पड़ते हैं तो सरकार इनसे कैसे निपट सकती है? सत्यम, देखिए पूरी व्यवस्थाओं के साथ ये मुद्दे लिए गए हैं। ई गवर्नेंस और ई गवर्नमेंट का तात्पर्य इनका ये है कि पेपरलेस काम होगा, यानी ग्रीन स्टेट अपना मध्य प्रदेश बनेगा और ग्रीन स्टेट की मध्य प्रदेश बढ़ भी चुका है, पारदर्शिता भी आएगी क्योंकि ई गवर्नमेंट से सीधे पैसे ट्रांसफर होते हैं। दूसरी बात यह है कि जैसा कैलाश विजयवर्गीय मंत्री जी हैं, उन्होंने अपनी ब्रीफिंग में ये भी बताया कि जो 17 पेड़ काटे जाते हैं 1 टन जो पेपर निकालने के लिए, तो इस पेड़ों की कटाई भी इसमें कम होगी और कहीं न कहीं जो व्यवस्थाएं हैं वही गवर्नमेंट के तहत सुधरेंगी। जो साइबर अटैक की बात आप कर रहे हैं, साइबर अटैक अगर होता है तो उसके लिए भी तमाम तरह के सुरक्षा की व्यवस्थाएं की जाएगी, जिस तरह से साइबर क्राइम को भी एक्टिवेट किया जाएगा और ऐसा व्यवस्थाएं बनाई जाएगी कि इसमें साइबर अटैक होने की संभावनाएं कम हो जाएगी। क्योंकि देखिए जैसे गवर्नमेंट के पोर्टल चलते हैं, गवर्नमेंट के पोर्टलों से देखा गया है कि कई बार हैक भी होते हैं और कई बार देखा गया है कि हैक होने के बाद भी रिकवर हो जाते हैं। तो ऐसे में ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि इन पोर्टलों को जो व्यवस्थाएं रहेंगी उसमें साइबर अटैक का खतरा कम बना रहे और तमाम तरह के साइबर एक्सपर्ट इसमें लगाए जाएंगे। तो यही बात तो उन्होंने कही कि विभाग अधिकारियों की सब समीक्षा होगी, अधिकारी भी इसमें नियुक्त किए जाएंगे और तमाम तरह के ई गवर्नमेंट पेपरलेस बनाने के लिए अब डिजिटलाइजेशन, चूंकि डिजिटलाइजेशन का समय है, ऐसे में जो अगर पेमेंट भी जो खाता धारक है उनकी डायरेक्ट आ रही, उनके डायरेक्ट खाते में आ रही है। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पे भी लगातार जो सिंगल क्लिक के माध्यम से 1900 करोड़ रुपए जो रक्षाबंधन के मौके पर मिलेगी, वो सब देखिए साइबर अटैक का शिकार हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि सिक्योरिटी के साथ ये सब बातें रखी जाती है और सिक्योरिटी के साथ पूरा पोर्टल चलाया जाएगा या सिक्योरिटी के साथ जो वित्त विभाग के कार्य हैं वो किए जाएंगे। तो साइबर अटैक की संभावनाएं कम है, देखिए उसके लिए भी व्यवस्था सरकार करेगी। बिल्कुल, सरकार सोच समझकर जो भी फैसला लेगी वह सोच समझ कर लेगी। बहुत धन्यवाद सत्यम आपका जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। चले रुक करते हैं, अगली खबर पर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग घोटाले मामले में सीबीआई ने कई जिलों में एक साथ छापेमारी की है। इनमें पूर्व राज्यपाल के सेक्रेटरी अमृत खाल को, कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला, सीजीपीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सोनवाली और श्रम पदाधिकारी सुनीता जोशी का मायका महासमुंद का हरदी गांव भी शामिल है। आपको बता दें कि सुनीता जोशी पूर्व चेयरमैन सोनवानी की भांजी हैं। 2023 में सुनीता जोशी का श्रम पदाधिकारी के पद पर चयन हुआ था। इसके पहले वे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर थीं। इन सभी लोगों से घोटाले को लेकर पूछताछ की जा रही है। दरअसल पीएससी में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। इसमें नेताओं और अधिकारियों के रिश्तेदारों की भर्ती नियमों को दरकिनार करके की गई है। राज्य सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी है। सीबीआई की कार्रवाई पिछले करीब 8 घंटे से जारी है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारी संवाददाता जिज्ञासा चंद्रा छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई हैं। जिज्ञासा, सीजीपीएससी में जैसा कि प्रदेश सरकार की ओर से पूर्ववर्ती सरकार पर लगातार आरोप लगाए जाते हैं कि सीजीपीएससी में घोटाला हुआ है और अपने सगे संबंधियों को उसमें नियुक्ति दी गई है और गलत तरीके से दी गई है, इसको लेकर अब सीबीआई ने छापेमारी की है। अब तक क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जो सीजीपीएससी घोटाले का मामला है, ये जो 5 साल तो भूपेश बघेल की सरकार थी ना, उसका मामला है। तो अब जो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो भूपेश बघेल की सरकार में हुए घोटाले की जांच अब जो है राज्य सरकार में विष्णुदेव साय की सरकार करे और इसका फैसला जो है उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले ही कह दिया था कि जब हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी तो हम सीजीपीएससी घोटाले की जो है सीबीआई जांच जो है करवाएंगे। अब इस
उसका असर जो दिखने लगा और सीधा जो है सीबीआई जांच के तहत 12 लोगों के पास जो सीबीआई का सीधा जो है छापा पड़ा हुआ है, जिसमें जो उसके अधिकारी सीजीपीएससी के अधिकारी है और जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता या नेता उनके घर पे जो 12 लोगों में तो छापेमारी की गई है। और सीधे तौर पर ये जो है पूर्ववर्ती सरकार को घेरने का जो है मामला सीधा तौर पर दिखता हुआ नजर आ रहा है, तो उसमें 2-3 लोग हैं जो कांग्रेस नेता जो माने जाते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता और जो भूपेश बघेल की सरकार सीजीपीएससी आयोग के जो है कार्य समिति जो छापे मारा गया, तो ये सीधा जो कांग्रेस पर जो है इसका असर देखने को मिलेगा, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने थोड़ी देर पहले बयान किया और कहा है कि जो पूरी तरह से विपक्ष को घेरने का काम किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, सरकार अपनी नाकामी को छुपाती नजर आ रही है। बिल्कुल, जिस प्रकार से इसमें पूर्ववर्ती सरकार के नेताओं के एक के बाद एक नाम सामने आ रहे हैं और तो और राज्यपाल के सेक्रेटरी पर भी छापेमारी की गई है, उन पर भी कार्रवाई की जा रही है, तो इसमें और क्या कई और भी विपक्ष के जो नेता हैं, अभी छत्तीसगढ़ सरकार में विपक्ष है, उसके और भी कई नेताओं के नाम इसमें सामने आ सकते हैं? क्या कुछ और भी चेहरे हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं? जिज्ञासा, देखिए, जिस तरह से सीधा छापा 12 लोगों में पड़ा और इसमें आधे से ज्यादा लोग जो कांग्रेस के जो नेता और कार्यकर्ता देखे जा रहे हैं, और जब जिस तरह से राज्यपाल जो भूपेश बघेल की सरकार में जो राज्यपाल हुआ करते थे उनकी सेक्रेटरी के ऊपर पड़ा है, नहीं साफ तौर पर देखा जा सकता है पहले छापे में 12 लोगों के घर पर छापा पड़े और इसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस के नेता, तो आने वाले समय में सीबीआई और भी छापा मार सकते हैं। इसमें साफ तौर पर निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आने वाले समय में भी जो आधे से ज्यादा जिनके घर पर छापा पड़ेगा कांग्रेस के कार्यकर्ता या नेता नहीं होंगे। जिस प्रकार से एक कांग्रेस के नेता के बेटे को सीधा एसडीएम बना दिया जाता है, डिप्टी डीएम बना दिया जाता है, और भी एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को सीधा एक अधिकारी के पद पर भेज दिया जाता है, इसमें और किस तरह की हमें खुलासे हमें देखने को मिल सकते हैं? साथ ही साथ क्या इसमें अन्य किसी तरह की किसी निजी कंपनी या निजी जो संस्थाएं होती हैं उनके भी खुलासे देखने को मिल सकते हैं, जैसे पेपर लीक या इस तरह का भी कोई एंगल निकलकर सामने आ सकता है? जिज्ञासा, देखिए, जब सीजीपीएससी का घोटाला सामने आया तो पेपर लीक के मामले भी बहुत तरह से सामने आए, पेपर लीक हुआ है, उसके बाद झूठे तरीके से जो है जो लोग उसके लिए योग्य नहीं है उन्हें जो है आधिकारिक रूप में तौर पर बना दिया गया। आपने अभी कहा कि आंगनबाड़ी नॉर्मल कार्यकर्ता थी जो है अधिकारी के पद पर बैठा दिया गया, तो इस तरह कई घोटाले मामले सामने आए थे पेपर मामले में, और जो दूसरे तरीके से फर्जी पेपर वाला का भी मामला सामने आया था सीजीपीएससी, तो इन्हीं सबको लेकर सीबीआई ने छापा मारा और धीरे धीरे कार्रवाई अब शुरू हो गई, क्योंकि 12 लोगों के घर पर भी सीबीआई का जो छापा पड़ा है, आने वाले समय में देखना होगा कि और कितने लोगों के यहाँ जो सीबीआई का छापा पड़ता है, कौन कौन इसमें नाम आता है, ये जानने वाली बात है। बिल्कुल, सीबीआई की जांच जारी है, अभी वर्तमान में भी लगातार जांच की जा रही है, 8-9 घंटे से लगातार खुलासे किए जा रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि और किन नेताओं के इसमें नाम सामने आते हैं और किन पर गाज गिरती है। बहुत धन्यवाद जिज्ञासा आपका जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। चले बढ़ते हैं, अगली खबर पर रुख करते हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के खिलाफ उपजे विद्रोह के बीच मध्य प्रदेश में भी सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि 6 महीने पहले श्रीलंका की जनता प्रधानमंत्री के घर में घुस गई थी, फिर बांग्लादेश में यही हुआ, अब भारत का नंबर है। पूर्व मंत्री के इस बयान का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो इंदौर में हुए कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन का है। वीडियो में पूर्व मंत्री कह रहे हैं कि 2 दिन से टीवी पर देख रहे हो, बांग्लादेश की जनता शेख हसीना की गलत नीतियों की वजह से प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई। इसे लेकर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि जो जनता सड़क पर हिलोरे ले रही है, एक दिन गलत नीतियों के कारण भारत में भी जनता यही करेगी। मैं तो सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, 2 दिन से टीवी पे आप देख रहे हो, बांग्लादेश की जनता शेख हसीना की गलत नीतियों की वजह से, बांग्लादेश की सरकार की गलत नीतियों की वजह से कल प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन ये जनता जितने सड़क पे हिलोरे ले रही है, एक दिन
तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। अभी श्रीलंका में हुआ, पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, अब खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए भोपाल से हमारे संवाददाता कृष्णा शर्मा जुड़े हुए हैं। कृष्णा, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और अब भारत का नंबर है। बोलते बोलते यह क्या बोल गए सज्जन जी? बिल्कुल, देखिए पूरा मामला इंदौर में जो प्रदर्शन हुआ है कांग्रेस का उस पर है। जब विरोध प्रदर्शन हुआ और लगातार पुलिस की कहा जाए कि वाटर कैनन से इस्तेमाल किया और लाठीचार्ज किया, कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ। उस बात को लेकर सज्जन वर्मा ने कहा था कि जिस तरह से मध्य प्रदेश हो या देश हो, लगातार बीजेपी सरकार की गलत नीतियों का असर जनता पर पड़ रहा है और जनता आक्रोशित है, क्योंकि रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं और जनता सड़क पर घूम रही है। और जिस तरह से श्रीलंका में गलत नीतियों के कारण आंदोलन हुआ, इसके बाद बांग्लादेश में हुआ, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा, उसका असर मध्य यहाँ देश में भी देखने को मिल सकता है। और आने वाले दिनों में जनता इन गलत नीतियों के कारण कर सकती है और भारत में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गलत नीतियां हैं उसका अंदेशा है कि आने वाले समय में भारत में भी यही देखने को मिल सकता है। बिल्कुल कृष्णा, जिस प्रकार से सज्जन सिंह ने बयान दिया है, काफी अराजकता फैल सकती है ऐसे बयानों से और काफी गलत बयान है भारत के परिदृश्य में देखा जाए तो, क्योंकि यहां चुनी हुई सरकार है और जनता के मत के बाद लोकतंत्र से यह सरकार बनी है। इस तरह के बयान देना एक तरह से ठीक नहीं है। हालांकि देखना होगा कि इसको लेकर भाजपा किस तरह से प्रतिक्रिया देती है, विपक्ष और फिर कांग्रेस के नेताओं का इस पर क्या बयान निकलकर सामने आता है। कृष्णा, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो फिर 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ आवर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।